आवाज आ रही है आप लोगों को, बताएंगे? यस सर, आ रही है। जी सर। तो कोवेरिएंट रिटर्न टाइप जो मैंने आपको बताया, कोवेरिएंट रिटर्न टाइप का फायदा क्या है कि भाई कहीं न कहीं इससे हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न हो जाता है। इस रिटर्न वैल्यू का यूज कोई और कर सकता है। तो क्या इसका प्रोग्राम तो जो मैंने सिंटैक्स लिख दिया यही है, बाकी प्रैक्टिस करके देख लोगे या मैं करूँ, बताओ? सर कर लेंगे। बिल्कुल सही बात है। चलिए बढ़िया है। तो अब हम लोगों ने लास्ट टाइम पे मेथड ओवरराइडिंग पढ़ा था, साथ में हम लोगों ने ओवरलोडिंग के बारे में डिस्कस कर लिया था। अब हम क्या करने वाले हैं, मेथड ओवरराइडिंग का यूज करके रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करने वाले हैं। तो हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब समझेंगे क्या होता है यूजिंग मेथड ओवरराइडिंग। तो इसके लिए मैंने एक क्लास बनाया जिसका नाम रख दिया बेस, और दूसरी क्लास बनाई जिसका नाम रख दिया मैंने चाइल्ड। दो क्लासेस बना दी, एक का नाम रख दिया बेस, दूसरे का नाम रख दिया चाइल्ड। और चाइल्ड क्लास में हमने एक्सटेंड कर दिया जी बेस क्लास को। चाइल्ड क्लास में कोई मेथड रख दिया वाइड शो, ठीक है। और पेरेंट क्लास में कोई मेथड है वाइड शो, और चाइल्ड में एज इट इज उसे रीराइट कर दिया। इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, हमने क्या कर दिया इसे, बताइए आप लोग? मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग कर दिया। तो यहाँ पे लिख दिया जी हमने शो ऑफ बेस, यानी कि बेस क्लास का मेथड हमने ओवरराइड मार दिया। और यहाँ पे हमने लिख दिया शो ऑफ चाइल्ड, शो ऑफ चाइल्ड, इसे हमने ओवरराइड मार दिया। ठीक है, तो हमने मेथड ओवरराइडिंग कर दी, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। ठीक है, तो अभी तक आपने क्या पढ़ा कि जब भी मेथड ओवरराइडिंग होती है और अगर हम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के मेथड चलाएंगे तो किसका मेथड कॉल होगा? बताइए आप लोग? चाइल्ड का। चाइल्ड का मेथड कॉल होगा, चाइल्ड का सर। चाइल्ड का ही चलेगा। ठीक है, चाइल्ड सी इज इक्वल्स टू न्यू चाइल्ड। अच्छा जी, अब सी डॉट सो लिखोगे तो चाइल्ड का ही कॉल होगा, चाइल्ड का एग्जीक्यूट होगा, चाइल्ड का चलेगा। लेकिन मैंने अभी एक नया काम कर दिया, मैंने ऑब्जेक्ट बनाया चाइल्ड का और रेफरेंस रख दिया बेस का। तो इसको क्या बोलते हैं, हमने क्या कर दिया इसे? अपकास्टिंग। अपकास्टिंग कर दिया, बिल्कुल सही बात है। हमने चाइल्ड का ऑब्जेक्ट को पेरेंट के रेफरेंस में रख दिया। ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड कैन बी होल्ड इनटू द रेफरेंस वेरिएबल ऑफ पेरेंट। हमने ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड को पेरेंट के रेफरेंस में संभाल के रख दिया, यानी कि इसको अपकास्टिंग कर दी। चाइल्ड का ऑब्जेक्ट पेरेंट के रेफरेंस में संभाल के रख दिया, अपकास्टिंग कर दी। ठीक है, तो मान लीजिए मेथड ओवरराइडिंग हमने कर दिया, साथ में हमने अपकास्टिंग कर दी, और ये जो पूरा प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम पूरा जो बनाया गया है आपके लिए, है ना, इसी प्रोग्राम को हम बोलते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का एक प्रोग्राम। ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का एक प्रोग्राम है। कैसे है इसको प्रूफ करते हैं आपके लिए। आप लोग मुझे बताइए कि अगर मैं यहाँ पे सी डॉट शो मेथड कॉल कर रहा हूँ तो किसका मेथड चलेगा, चाइल्ड का या बेस का? चाइल्ड का सर। चाइल्ड का। चाइल्ड का चलेगा। ओके, तो जब मेथड चाइल्ड का चलेगा तो बेस से हटा सकता हूँ, मैं यहाँ से हटा दूँ, दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ से हटा सकता हूँ ना? यस सर। हटा दिया मैंने। तो इस प्रोग्राम में अभी आ जाएगा कंपाइल टाइम पे एरर, चलेगा ही? चाइल्ड का नहीं चलेगा सर। सर मेथड कॉल होगा सर पेरेंट का, लेकिन क्योंकि सर चलेगा सर ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूट हमारा जो होगा बना हुआ है चाइल्ड का बना हुआ है, वो जो उसमें मतलब, और जो बेस पे हमारे सी पे स्टोर है, और जबकि बेस है पेरेंट क्लास। तो एरर क्यों आएगा अभी? क्योंकि जो सी वेरिएबल का टाइप है वो बेस है, सी वेरिएबल का जो टाइप है वो बेस है। म्यूट कर लो भाई, म्यूट कर लो। सी नाम का जो रेफरेंस वेरिएबल है उसका टाइप है बेस। तो जब सी पे कोई फंक्शन आप चलाओगे तो वो कॉल किसका हो रहा है, बेस का। कॉल किसका हो रहा है, बेस का हो रहा है। समझ रहे हो? देखो, ये जावा में रूल होता है कि भाई ऑब्जेक्ट किसी और टाइप का हो सकता है, रेफरेंस किसी और टाइप का हो सकता है।
अभी आप इस प्रोग्राम में देखिए ऑब्जेक्ट का टाइप है चाइल्ड, लेकिन रेफरेंस वेरिएबल का टाइप है बेस। वो बात अलग है कि चाइल्ड का ऑब्जेक्ट चाइल्ड टाइप का होता है, साथ ही बेस टाइप का भी होता है। हाँ, ये भी रूल होता है, किसी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट चाइल्ड टाइप का भी होता है, साथ ही पेरेंट टाइप का भी होता है। इंस्टेंस ऑफ से चेक कर लो, सी इज द इंस्टेंस ऑफ बेस ऑल्सो, सी इज द इंस्टेंस ऑफ चाइल्ड ऑल्सो। आप चेक कर लेना इसे। सी जो है दोनों का इंस्टेंस है, बेस का भी इंस्टेंस है और चाइल्ड का भी इंस्टेंस है। सी इज द इंस्टेंस ऑफ चाइल्ड ऑल्सो, सी इज द इंस्टेंस ऑफ बेस ऑल्सो। दोनों का इंस्टेंस है ये सी, दोनों के पास इसका फीचर है। इस प्रोग्राम में ऑब्जेक्ट तो चाइल्ड का है, लेकिन रेफरेंस वेरिएबल बेस का है। जब आपने मेथड को कॉल किया c.so, तो ये कंपाइलर जो होता है रेफरेंस को चेक करता है। रेफरेंस का टाइप है बेस, तो ये मेथड किसका कॉल करेगा? बेस का। और बेस क्लास में मेथड है ही नहीं, तो ये कंपाइल टाइम पे एरर आ जाएगा, प्रोग्राम एरर आ जाएगा। इसलिए बना दो भाई, ये याद रहे। मैंने बोल दिया जो आ गया, मतलब मैंने बोल दिया तो कंपाइल कर लिया और मान लो सही है वो। आप प्रैक्टिस खुद करके देख लेना। क्या करूं मैं? बोलो आप। नहीं सर, किया है सर। किया है, देखो क्या बात है। आपने बोला सर पत्थर की लकीर है आपकी, पत्थर की सही लकीर नहीं है, होगा। बिल्कुल पत्थर पे लकीर है एकदम। हमने जो बता दिया पत्थर पे लकीर है, सही बात है, होगा ही होगा। ओके, ऑब्जेक्ट चाइल्ड का, रेफरेंस वेरिएबल पेरेंट का। ऑब्जेक्ट बना दिया चाइल्ड का, रेफरेंस वेरिएबल दे दिया पेरेंट का, और पेरेंट के रेफरेंस से मेथड चलाया, तो मेथड कॉल होगा पेरेंट का। ये पेरेंट का इसलिए कॉल होगा क्योंकि रेफरेंस वेरिएबल जो है सी, उसका टाइप है बेस। अगर इसका टाइप चाइल्ड होता, लेट्स से इसका टाइप चाइल्ड होता, तो ये चाइल्ड का ही, मतलब ऑब्जेक्ट भी चाइल्ड का, रेफरेंस भी चाइल्ड का। तो अगर यहाँ बेस से आप मेथड उड़ा भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बेस से मेथड उड़ा भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट चाइल्ड का है और रेफरेंस वेरिएबल पेरेंट का है, इसी को आप कास्टिंग बोलते हैं, और ये हो भी सकता है, तो इस केस में मेथड पेरेंट का कॉल हो रहा है और पेरेंट का ही कॉल होगा, पेरेंट का ही कॉल होगा। लेकिन जब आउटपुट की बात करोगे, रन करने की बात करोगे, रिजल्ट देखोगे, तो ये चलेगा, इसका आएगा, यहाँ पे आएगा। यही कैसे आ रहा है? यही जादू है, यही जादू है। अगर आप यहाँ से शो हटा दोगे ना, एरर आ जाएगा। पहली बात, ये शो हटा दोगे एरर आने लगेगा, और लेकिन इसका आउटपुट आएगा भी नहीं। आएगा कब? जब यहाँ से हटा दोगे। अभी देखो पेरेंट का मेथड कॉल होगा, चाइल्ड का ही, मतलब पेरेंट का ही कॉल होगा, पेरेंट का ही एग्जीक्यूट होगा। तो चलो इसकी पूरी कहानी मैं समझाता हूँ। देखो ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में क्या होगा? ये होगा ऐसे कि जब आप सी के रेफरेंस वेरिएबल पे मेथड कॉल करोगे, तो कंपाइलर क्या करता है? देखो अब यहाँ पे क्या हो ना, दो तरह से मतलब कह सकते हो बाइंडिंग होती है। अब ये बाइंडिंग क्या होती है? बाइंडिंग टर्मिनोलॉजी आपको जानना पड़ेगा, तभी ये पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट आप समझ पाओगे। बाइंडिंग का मतलब यार कहते हैं कि जब कोई मेंबर कॉलिंग का मेंबर डेफिनेशन के साथ लिंकिंग होती है, तो दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग। ठीक है, तो ये प्रोग्राम आपको तभी समझ में आएगा जब आपको बाइंडिंग समझ में आएगा। जब किसी मेंबर कॉलिंग का किसी मेंबर डेफिनेशन के साथ लिंकिंग होता है, तो दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग। तो बाइंडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ व्हेन अ मेंबर कॉल गेटिंग देयर मेंबर डेफिनेशन। और क्या? तो जैसे कनेक्टिंग अ मेथड हाँ, कॉल टू द मेंबर मेथड बॉडी। डेफिनेशन, मेथड बॉडी, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। इवन नॉट ओनली मेथड, वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट द डेटा। मतलब जैसे आप ये कॉलिंग कर रहे हो, ये इसकी बॉडी है। जब किसी कॉलिंग का बॉडी के साथ, इस मेथड की कॉलिंग का मेथड की बॉडी के साथ, या कोई डेटा है उसका डेफिनेशन कहीं है, और डेटा डेफिनेशन का डेटा की कॉलिंग के साथ जो कनेक्शन बनेगा, कनेक्टिंग होगा वो, तो दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग। उसी को बाइंडिंग बोलते हैं। और ये बाइंडिंग दो तरह से होती है, स्टैटिक बाइंडिंग और डायनेमिक बाइंडिंग। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बाइंडिंग, स्टैटिक एंड डायनेमिक। बिल्कुल सही बात है। तो मतलब देखो, इसको समझाने के लिए मैं बाइंडिंग समझा रहा हूँ आपको। स्टैटिक बाइंडिंग और डायनेमिक बाइंडिंग में क्या डिफरेंस होता है? कहते हैं स्टैटिक बाइंडिंग मतलब कंपाइल टाइम बाइंडिंग, जो कंपाइलर करता है, और डायनेमिक बाइंडिंग जो जेवीएम करता है। ठीक है, अब जावा में ऐसा कहा जाता है कि कंपाइलर अपनी बाइंडिंग रेफरेंस वेरिएबल के बिहाफ पे करता है, और जेवीएम अपनी बाइंडिंग ऑब्जेक्ट के बिहाफ पे करता है। मतलब जी, जेवीएम ये कैसे डिसाइड करता है कि किसका मेथड चलाना है? वो ऑब्जेक्ट के बेसिस पे। कंपाइलर कैसे डिसाइड करता है कि किसका मेथड चलाना है?
वो रेफरेंस वेरिएबल के बेसिस पे रेफरेंस के टाइप को चेक करके, जेवीएम ऑब्जेक्ट के टाइप को चेक करके करता है। यानी कि रन टाइम बाइंडिंग जेवीएम करता है, कंपाइल टाइम बाइंडिंग कंपाइलर करता है। कंपाइल टाइम बाइंडिंग इज डन बाय द कंपाइलर। तो कंपाइल टाइम बाइंडिंग होती क्या है? जब किसी मेंबर कॉलिंग का मेंबर डेफिनेशन के साथ लिंकिंग कंपाइल टाइम पे हो जाए और हमें पता चल जाए कि ये कंपाइल टाइम पे इसी का ही चलना है, दैट इज कॉल्ड कंपाइल टाइम बाइंडिंग। और जब किसी मेंबर कॉलिंग का मेंबर डेफिनेशन के साथ लिंकिंग रन टाइम पे हो और पता ही नहीं हो कि किसका चलना है, दैट इज कॉल्ड रन टाइम बाइंडिंग। रन टाइम बाइंडिंग या उसे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी बोल सकते हैं। बट देखो, बाइंडिंग और पॉलीमॉर्फिज्म दोनों अलग अलग चीजें हैं। मैं बोलने के लिए तो समझाने के लिए ऐसे बोल सकते हो क्यों कैसे है। देखो, पॉलीमॉर्फिज्म तो एक कंसेप्ट का नाम है और बाइंडिंग एक फिजिकल चीज है जो कोड में होती है। मेंबर कॉलिंग का मेंबर डेफिनेशन से लिंकिंग होता है, दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग। या नोट्स में देखिएगा, मिलेगा जरूर बाइंडिंग का टॉपिक। व्हेन अ मेंबर कॉल गेटिंग देयर मेंबर डेफिनेशन, दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग। Correcting a member call with a member definition is called binding. Compile time binding is done by the compiler on the basis of reference variable. Runtime binding is done by the JVM on the basis of object. अभी मैंने आपसे बताया था कि C का टाइप है बेस, तो ये C जब शो कॉल करोगे तो ये बेस का कॉल होगा। क्यों? क्योंकि कंपाइलर जब ये चेक करेगा कि ये C का टाइप क्या है, बेस, और बेस क्लास में शो को सर्च करने जाएगा। यानी कि कंपाइलर जो है रेफरेंस को चेक करके करता है बाइंडिंग। रेफरेंस का टाइप है बेस, तो बेस के अंदर ही जाएगा वो। ये चीज है। तो कंपाइलर जो है रेफरेंस वेरिएबल के टाइप को चेक करके करता है, जेवीएम ऑब्जेक्ट की टाइप को चेक करके करता है। अच्छा, होगा क्या है यहाँ पे, जब आप सी डॉट शो कॉल करोगे तो चूंकि कंपाइलर रेफरेंस पे चेक करता है बाइंडिंग, उसने रेफरेंस का टाइप है बेस, उसने जो है बेस का मेथड कॉल कर दिया, बेस का मेथड कॉल कर दिया और कंपाइल हो गया प्रोग्राम। और अगर नहीं होगा तो कंपाइल टाइम पे एरर आ जाएगी, क्योंकि वो बाइंडिंग फेल हो जाएगा। भाई, कंपाइलर जो है रेफरेंस के टाइप के चेक करके करता है और कंपाइल टाइम पे करता है। जैसे कोड कंपाइल टाइम पे एरर। क्यों एरर? क्योंकि उसने देखा सी का टाइप है बेस, और बेस पे जब आप सी डॉट शो कॉल कर रहे हो तो उस बेस के अंदर नहीं कि सी का टाइप है बेस, बेस क्लास में शो मेथड है ही नहीं, यानी कि उसका बाइंडिंग फेल हो गया। मेंबर कॉलिंग का मेंबर डेफिनेशन में लिंकिंग हुई नहीं, कॉलिंग तो है, डेफिनेशन है ही नहीं। अब मान लीजिए है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो इसे बोलते हैं मतलब रेफरेंस को ऐसे इस तरह से बाइंड करके इसे लिखना हो। चलो ठीक है। अब जब ये प्रोग्राम रन होने जाएगा, मतलब जेवीएम के पास जाएगा, तो रन टाइम पे देखा जाएगा कि सी के अंदर रेफरेंस वेरिएबल किस क्लास का है, मतलब सी के अंदर ऑब्जेक्ट किसका है, सॉरी, किस क्लास का है। क्या बेस क्लास का ही है या चाइल्ड का ही है या किसी और क्लास का है या XYZ किसी भी क्लास का है। जिसका भी होगा, जिस किसी क्लास का भी ऑब्जेक्ट इसके अंदर पड़ा होगा, है ना, चाहे वो चाइल्ड का हो, चाहे बेस का हो, चाहे किसी का भी हो, जिसका भी ऑब्जेक्ट इसके अंदर पड़ा होगा, उस क्लास में फिर ये रन टाइम पे जाएगा चेक करने क्या वही सेम मेथड जो यहाँ पे था ये एज इट इज ओवरराइट तो नहीं मारा गया है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को चेक करके पहले तो ऑब्जेक्ट चेक करेगा कि इसका है, और जिसका भी है तो क्या उसका मेथड इसी क्लास में ओवरराइट तो नहीं मारा गया है। बिल्कुल है, ओवरराइट है। तो फिर ये क्या करेगा, कॉल तो पेरेंट का करेगा, लेकिन एग्जीक्यूट उसका कर देगा जिसका ऑब्जेक्ट इसके अंदर है, अगर ओवरराइट हुई है तो। यानी कि चाइल्ड में उसका ऑब्जेक्ट आया था, चाइल्ड में ओवरराइड हुई थी, चाइल्ड का चल जाएगा और आउटपुट आपका शो ऑफ चाइल्ड ही आएगा रन टाइम पे। शो ऑफ बेस कभी नहीं आने वाला है। लेकिन अगर कंपाइल करोगे और बिना शो के ऊपर वाले बेस को हटा के तो एरर जरूर आ जाएगा। इसका मतलब कॉल पेरेंट का मेथड हो रहा है और एग्जीक्यूट चाइल्ड का मेथड हो रहा है, मतलब आउटपुट चाइल्ड वाले का आ रहा है। तो यानी कि एक मेथड की कॉलिंग हो रही है और दो मेथड की डेफिनेशन मिल रही है ऊपर, एक बेस की एक चाइल्ड की। सिंगल मेथड कॉल विथ मल्टीपल मेथड डेफिनेशन, दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। दैट इज कॉल्ड रियल पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब एक्चुअली पॉलीमॉर्फिज्म यही होता है। पॉलीमॉर्फिज्म का प्रोग्राम ही यही है। तो रन टाइम बाइंडिंग क्या होती है, ऑब्जेक्ट के बेसिस पे। तो वो रन टाइम पे जेवीएम क्या करेगा, ऑब्जेक्ट का टाइप चेक करेगा। ऑब्जेक्ट जिस टाइप का है, जिस क्लास का है, उस क्लास में मेथड ओवरराइड है, हाँ है, तो बस उसी का चला देगा वो। यानी मेथड कॉलिंग हुई किसकी, पेरेंट की, और एग्जीक्यूट किसका हो गया, चाइल्ड का। तो जब किसी प्रोग्राम में, दो प्रोग्राम में ऐसे ही मेथड ओवरराइडिंग हो रही हो, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट पेरेंट के रेफरेंस में रख रहे हो, मेथड कॉल कर रहे हो पेरेंट का, लेकिन एग्जीक्यूट हो जाता है चाइल्ड का, इसी को मेथड ओवरराइडिंग यूजिंग रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। मेथड ओवरराइडिंग इसलिए बनाई गई थी, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने के लिए।
और यही रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है, इसी को रन टाइम बाइंडिंग भी बोल सकते हो आप। तो यहाँ मेथड कॉल होगा पेरेंट का, लेकिन एग्जीक्यूट होगा चाइल्ड का। बोलिए भाई, क्लियर है? ऊपर से जा रहा है? अगर सर ये हाँ चाइल्ड में शो मेथड है, इसमें नहीं, अगर हम हाँ इसका ये नेम नहीं ही होता। चेंज करना अगर मान लो ये पड़ेगा। नहीं होता तो पेरेंट का ही कॉल होता, पेरेंट का एग्जीक्यूट होता, उसी का आउटपुट आता। ओके। तभी रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म नहीं बोला जाता। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का लाखों करोड़ों फायदा है, एक नहीं बहुत फायदा है, बहुत ज्यादा फायदा है यार। मतलब देखो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के माध्यम से, अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने बटन पे इवेंट लगाने की इंटरनल कोड समझने की कोशिश कर रहे थे। तो उसके अंदर जो है ये पूरी चीज चल रही है। अब आप उस वाले कोड को फिर से पढ़िएगा, आपको पता चलेगा क्या है। मतलब जी, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अगर नहीं होता तो मतलब समझ लो कि आधा से ज़्यादा जावा एंड्रॉयड फ्रेमवर्क इसी पे टिका हुआ है। मतलब ये जो कंसेप्ट है, ये लाखों करोड़ रुपए का कंसेप्ट है, समझ लो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जावा ने कई जगह पे ऐसे रेफरेंस वेरिएबल पे मेथड कॉल करके रखा हुआ है इंटरनली बस, ठीक है। और उसमें डिसाइड नहीं है कि रेफरेंस में किसका ऑब्जेक्ट आएगा। जिसका भी ऑब्जेक्ट आता है, फिर उसके अंदर वो चेक करने जाता है कि मेथड ओवरराइड है या नहीं। अगर ओवरराइड है तो उसका मेथड चल जाता है। तो जगह जगह पे ये चीज़ यूज होती है, जगह जगह पे, एकदम बिल्कुल गाजर मूली की तरह। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, एक बार नहीं आ रहा है, दो बार नहीं आ रहा है, आप 3 बार आप पूछ लीजिए। लेकिन फिर ऐसा ना हो कि इसी सारा कंसेप्ट खत्म हो जाए, फिर आप बोलेंगे कि सर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। इस प्रोग्राम में कैसे कैसे चीजें हुई, ये क्लियर हुआ। तो इसे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, और इसी को ही एक दूसरा नाम दिया गया, डायनेमिक मेथड डिस्पैच। इसी को डायनेमिक मेथड डिस्पैच बोला जाता है। क्यों? क्योंकि मेथड की डायनेमिक डिस्पैचिंग डायनेमिकली हो रही है। मेथड कॉलिंग हो रही है पेरेंट की, लेकिन एग्जीक्यूट हो जा रहा है चाइल्ड का, डायनेमिकली, रन टाइम पे। डायनेमिक मेथड डिस्पैच, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, लेट बाइंडिंग, डायनेमिक बाइंडिंग, ये सब एक ही चीज है, एक ही चीज है ये सारा। बताइए, बोलिए क्लियर भाई। है, हम्म क्लियर है सर। कुछ लग रहा हो कि कुछ पूछने वाली चीज है, कुछ पूछने वाली बातें हैं, पूछ लीजिए आप, एक बार, दो बार, चार बार। ओके, ठीक है। चलिए, समझ में, मैं मान के चलता हूँ कि आपको सारी चीजें समझ में आ रही है। तो अब जैसे ये बाइंडिंग वाला टॉपिक है ना, इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। यहाँ तो हमें समझ में आ गया। देखो, यहीं पे पॉलीमॉर्फिज्म का नीड क्रिएट होता है कि ये पॉलीमॉर्फिज्म, और देखो ये कैसे पॉसिबल है। देखो, ये जो प्रोग्राम है, इसमें इनहेरिटेंस होना जरूरी है। इसीलिए कहते हैं इनहेरिटेंस का सबसे बड़ा फायदा पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करना होता है। अगर ये इनहेरिटेंस नहीं होता तो पॉलीमॉर्फिज्म नहीं होता। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कैसे अचीव करते हैं आप? मेथड ओवरलोडिंग करके आप पॉलीमॉर्फिज्म करते हो, वो बेस्ट एग्जांपल नहीं है, ओवरराइडिंग करके ही करना होता है। तो मेथड ओवरराइडिंग जो है पॉलीमॉर्फिज्म का बेस्ट एग्जांपल है। ओवरराइडिंग करके ही होता है। जो ओवरराइडिंग आपने करा है, ओवरराइडिंग आना चाहिए, अब कास्टिंग आनी चाहिए। हाँ चलो ठीक है, एक चीज़ याद आ गया मुझे इस प्रोग्राम के माध्यम से। अगर मान लो कि चाइल्ड के अंदर एक डिस्प्ले मेथड बना हो ऐसे, है ना, ठीक है, और मान लीजिए कि मुझे ये डिस्प्ले मेथड चलाना हो, डिस्प्ले ऑफ चाइल्ड, डिस्प्ले ऑफ चाइल्ड,
ठीक है, डिस्प्ले ऑफ चाइल्ड, इसको सेव मत करो, डिस्प्ले ऑफ चाइल्ड ये मेथड हो, और आपने जी लिखना है सी डॉट डिस्प्ले। बताइए चलेगा नहीं चलेगा? चलेगा कि नहीं चलेगा? बोलिए। नो सर, चलेगा सर। क्यों नहीं चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? क्या दिक्कत आएगी? सर इज पेरेंट क्लास रेफरेंस वी कांट कॉल लाइक चाइल्ड क्लास। क्या करेगा ये? सर इज पेरेंट क्लास रेफरेंस वी कैन नॉट कॉल चाइल्ड क्लास मेथड सर, ओनली वी कैन कॉल पेरेंट क्लास मेथड। देखिए बिल्कुल सही बता रहे हो। जब आप सी डॉट डिस्प्ले चलाओगे तो सी का टाइप क्या है? सी का टाइप क्या है? बेस। बेस। सी का टाइप है बेस। तो ये मेथड को सर्च करने कहाँ जाएगा? बेस के पास। बेस के अंदर सर्च करने जाएगा। बेस के अंदर प्रोग्राम मिलेगा तो चलेगा, नहीं मिलेगा नहीं चलेगा, इसलिए एरर आ जाएगा। बिल्कुल बेस के अंदर थोड़ी ना डिस्प्ले मेथड है। ठीक है, तो देखो एक रूल और आपको अगर याद कर लो तो बड़ा अच्छा रहेगा। मैं तो इस तरह से याद रखता हूँ, आप लोग भी याद करिए, मेरा मूल मंत्र याद करिए। चाइल्ड के रेफरेंस से, सॉरी, पेरेंट के रेफरेंस से चाइल्ड के पर्सनल मेथड कभी नहीं कॉल होते। फिर से सुनिएगा मैं क्या बता रहा हूँ। पेरेंट क्लास की रेफरेंस वेरिएबल से चाइल्ड क्लास के पर्सनल मेथड कभी नहीं कॉल होते। ठीक है, पिताजी के रेफरेंस से चाइल्ड के पर्सनल मेथड नहीं कॉल होते। ठीक है, अगर चाइल्ड का ही ऑब्जेक्ट हो, चाइल्ड का ही रेफरेंस हो, सब कुछ चल जाएगा, चाइल्ड का भी चल जाएगा, पेरेंट का भी चल जाएगा, लेकिन पेरेंट क्लास के रेफरेंस वेरिएबल से चाइल्ड के पर्सनल मेथड कॉल नहीं होंगे। कौन से मेथड कॉल हो जाएंगे? वो मेथड कॉल हो जाएंगे जो दोनों जगह सेम हो, तो हो जाएंगे। ठीक है ना, इसलिए एरर आ जाएगा, एरर है। तो बताइए कि ये इस एरर को कैसे सॉल्व करा जाए, कैसे डिस्प्ले को चलाया जाए? डिस्प्ले को चलाना है, कैसे चला सकते हैं? इज देयर एनी ऑप्शन? कोई ऐसा तरीका? बेस के जो चाइल्ड लिख दिया जा। सर डाउन कास्टिंग कर सकते हैं। यस, डाउन कास्टिंग करना पड़ेगा। वेरी गुड वेरी गुड। हम चाहते तो बेस का ही ऑब्जेक्ट बना लेते, लेकिन हम बेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, और यही डाउन कास्टिंग का यूज़ है जो कि मैंने आपको पढ़ाया था उस टाइम पे, बताया था कि ये डाउन कास्टिंग इसे बोलते हैं, अप कास्टिंग इसे बोलते हैं। तो हम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट डाउन कास्ट कर लेंगे। सही बात है। ठीक है, यानी कि पहले सी का टाइप था बेस, अब सी का टाइप हो गया, अब सीसी वेरिएबल का टाइप, यानी कि सी का टाइप हो गया चाइल्ड। अब सीसी डॉट डिस्प्ले चलाएंगे, ये परफेक्ट चलेगा ये, इसलिए हम अप कास्टिंग और डाउन कास्टिंग। ये चाइल्ड के रेफरेंस से पेरेंट के मेथड नहीं चलते हैं, ऐसा, सॉरी, पेरेंट के रेफरेंस से चाइल्ड के मेथड नहीं चलते हैं, वेरी सॉरी, उल्टा बता दिया। तो इसलिए हम डाउन कास्टिंग करके चला सकते हैं। चलाइए, बिल्कुल परफेक्ट, परफेक्ट है भाई। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं बाइंडिंग की, थोड़ा बाइंडिंग के बारे में और बात करते हैं। स्टैटिक बाइंडिंग, डायनेमिक बाइंडिंग, दो तरह की बाइंडिंग होती है। ऐसा कहा जाता है कि जावा में सब कुछ स्टैटिकली बाइंड होता है, मतलब सब कुछ, जावा में सब कुछ स्टैटिकली बाइंड होता है। एवरीथिंग स्टैटिकली बाइंड इन जावा, हर एक चीज जावा में, हर एक चीज स्टैटिकली बाइंड होता है। स्टैटिकली बाइंड का मतलब कि कंपाइल टाइम पे डिसाइड हो जाता है कि इसी का ही चलना है, इसी का ही एग्जीक्यूट होना है, इसी का ही सब कुछ चलना है। बस एक चीज को छोड़ के, वो है नॉन स्टैटिक मेथड। तो अगर हम नॉन स्टैटिक मेथड को छोड़ दें, या उसी को हम एक और नॉन स्टैटिक मेथड को एक और नाम से जानते हैं, वर्चुअल मेथड। नॉन स्टैटिक मेथड को एक और नाम से किस नाम से जानते हैं? वर्चुअल मेथड के नाम से जानते हैं। जो वर्चुअल मेथड है, जो नॉन स्टैटिक मेथड अभी आपने बनाया, यही मेथड है। इसको छोड़ के जावा में सब कुछ स्टैटिकली बाइंड होता है। तो चलिए मैं इसको प्रूफ करके आपको दिखाता हूँ। इसको प्रूफ करने के लिए जी, मैं एक दूसरी क्लास यहाँ पे बना लेता हूँ, क्लास बाइंडिंग टेस्ट। ठीक है, और ये सब हटा देता हूँ, सब हटा दिया। अब आप देखिए, आप लोग खुद ही मुझे बताइएगा। मैंने इंट x इक्वल टू 10 यहाँ पे डेटा रखा, फिर स्टैटिक इंट y इक्वल टू 20 डेटा रखा, फिर एक शो मेथड बनाया जो कि बना हुआ है, और एक स्टैटिक मेथड बना दिया जी यहाँ पे। यानी कि एक क्लास में स्टैटिक डेटा, नॉन स्टैटिक डेटा, स्टैटिक मेथड और नॉन स्टैटिक मेथड, इस तरह से हमने बना लिया। और यहाँ पे लिख दिया जी हमने डिस्प्ले ऑफ बेस, डिस्प्ले ऑफ बेस, इस तरह से हमने बना दिया, मान लीजिए। ठीक है,
नॉन स्टैटिक डेटा, स्टैटिक डेटा, नॉन स्टैटिक मेथड और स्टैटिक मेथड बना लिया। और पता है अब यही सेम डेटा हमने यहाँ पे चाइल्ड क्लास में रीराइट कर दिया, यानी कि डेटा हाइडिंग कर दी। यहाँ 100 डाल दिया और यहाँ 200 डाल दिया, ठीक है। और ये जो सेम मेथड स्टैटिक मेथड यहाँ ऊपर बना हुआ था, उसी तरह से हमने चाइल्ड क्लास में भी एक मेथड क्रिएट कर लिया जो कि बना हुआ ऑलरेडी, स्टैटिक मेथड बना लिया और डिस्प्ले ऑफ चाइल्ड लिख दिया। इस तरह से हमने बस मेथड हाइडिंग नहीं, मेथड हाइडिंग, हाँ मेथड हाइडिंग बोल सकते हो, मेथड हाइडिंग कर दी, मेथड ओवरराइडिंग कर दी, साथ में डेटा हाइडिंग कर दी। अरे भाई स्टैटिक स्टैटिक मेथड दोनों जगह हैं, डेटा स्टैटिक स्टैटिक नॉन स्टैटिक दोनों जगह हैं। इस तरह से हमने लिख दी, मान ली, ठीक है। अच्छा अब देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, जो बाइंडिंग टेस्ट वाली क्लास है, इस क्लास में ध्यान से सुनिएगा, हमने जी ऑब्जेक्ट बना दिया चाइल्ड का, CHILD, चाइल्ड C इज इक्वल्स टू न्यू चाइल्ड, ऑब्जेक्ट चाइल्ड का, रेफरेंस भी चाइल्ड का, और C डॉट शो को कॉल करा, C डॉट डिस्प्ले को कॉल करा, C डॉट X को कॉल करा एंड C डॉट Y को कॉल करा, ठीक है। इनको SOP में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे आप बताइए कि ये किस बेस क्लास का चलेगा सब कुछ या चाइल्ड क्लास का सब कुछ चलेगा? बेस का ही चलेगा, चाइल्ड का चलेगा? आप लोगों को बताइए। सब कुछ, सारा चाइल्ड चीज, का। सारा चीज चाइल्ड का चलेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी चाइल्ड का, रेफरेंस भी चाइल्ड का, समझ रहे हो ना? सब कुछ चाइल्ड का ही चलेगा, बिल्कुल सब कुछ चाइल्ड का चलेगा, सही कह रहे हो आप, है ना। लेकिन अब मैं एक नया चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है चाइल्ड का और रेफरेंस वेरिएबल है बेस का, ठीक है। रेफरेंस वेरिएबल का टाइप हमने कर दिया बेस। अब आप मुझे बताइए कि किसका क्या चलने वाला है। अब किसका क्या चलने वाला है आप बताइए। अब पता है अगर सो मेथड को छोड़ दें, सो मेथड को छोड़ के बाकी सारा कुछ बेस का ही चलने वाला है। क्यों? क्योंकि सी का टाइप क्या है? बेस। तो वो सी क्लास में जाएगा, यानी बेस क्लास में जाएगा, चेक करेगा क्या डिस्प्ले मेथड है, हाँ है, तो बेस का ही वो कॉल करके, बेस को ही बाइंड करके बेस का ही एग्जीक्यूट करेगा। सी डॉट एक्स को जब वो कॉल करेगा, मतलब इसका ये है कि जी सिंपल सा मतलब है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि सो मेथड को छोड़ के बाकी सब बेस का ही चलेगा। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं आ रहा है कि सर क्यों सब सारा चीज बेस का ही चलेगा, सी मैंने सो मेथड को छोड़ के बाकी सब बेस का ही क्यों चलेगा? क्योंकि ये जो सारे मेथड्स हैं बेस के, चाहे वो सारे डेटा हैं, नॉन स्टैटिक को छोड़ के सारी चीज़ों की स्टैटिक बाइंडिंग हो जाती है, सारी चीज़ों की स्टैटिक बाइंडिंग हो जाती है। स्टैटिकली कंपाइलर कंपाइल टाइम पे डिसाइड कर लेता है कि मेथड किसका कॉल होना है और किसका एग्जीक्यूट होना है। बात समझ में आ रहा है? उसने कंपाइल टाइम पे ही बाइंड कर दिया, मतलब फिक्स कर दिया कि जी इसी का मेथड कॉल होना है, इसी का ही डेटा कॉल होना है, इसी का ही एग्जीक्यूट होना है। कंपाइलर ने अपने कोड के अंदर कुछ समझ लो कि कुछ ऐसा लिख दिया कि जी इसी का ही कॉल हो रहा है, इसी का ही एग्जीक्यूट, ऐसा कुछ लिख दिया, इसीलिए। सर एक बार सर थोड़ा सा चाइल्ड वाली क्लास दिखाइएगा। चाइल्ड वाली क्लास देख लीजिए। अच्छा आप, मैं इस प्रोग्राम को रन करके दिखाता हूँ आपको, मैं रन करके दिखाता हूँ, इसको मैं सेव करके रन करके आपको दिखाता हूँ। चाइल्ड में सर वो डिस्प्ले नाम का मेथड बना हुआ है। चाइल्ड में डिस्प्ले के नाम का मेथड बना हुआ है, बिल्कुल। मैं फिर से देख लो ना प्रोग्राम आप, ये देखो, पहले बेस क्लास देख लो, देखो दिखा, पहले देख लो बेस क्लास को अच्छे से, यस ठीक है, देख लिया। यस यस। अब चाइल्ड क्लास देख लीजिए ओके ठीक है। ओके सर। अब देखिए हमने ऑब्जेक्ट चाइल्ड का बना दिया, रेफरेंस ऑब्जेक्ट चाइल्ड का, रेफरेंस बेस का, जावा सी। अगर अगर चाइल्ड में डिस्प नाम का ये मेथड ना होता तो फिर चलता नहीं। एक मिनट रुको यार, एक मिनट, एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि ये बंद नहीं है, बेस का क्लास बंद नहीं है। कंपाइल हो गया,
अब जो क्या होता क्या नहीं होता उसकी बात बाद में करो, पहले ये देखो है कि जी शो ऑफ चाइल्ड को छोड़ के डिस्प्ले भी बेस का ही चला है, 10 भी बेस का ही चला है, सब कुछ बेस का ही चला है। पता है क्यों चला है? क्योंकि ये इसलिए चला सर, बेस में वो चाइल्ड में मौजूद है। हैं क्या 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 ये मतलब इसलिए चला है कि पहले अब वो हमने वहां पे बेस का बनाया ऑब्जेक्ट, तो बेस में सारे मेथड मतलब मिले उन्हें, तो बेस में सारे मेथड मिलने के बाद में फिर वो तुरंत चाइल्ड में आ गया। अगर वहां पे ना होते तो वो वहां पे है, इसीलिए चला ये चाइल्ड का, तो सेम पुराने वाले प्रोग्राम के तरीके। तो शो मेथड भी तो था, शो वाला भी तो था, उसका क्यों नहीं चला? बेस वाले का वो चाइल्ड का क्यों चला? शो मेथड भी तो बेस में ही था और चाइल्ड में ही है, डेटा भी है। क्योंकि मैं बताता हूँ, देखिए ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ है, समझने की ज़रूरत है। जब जब किसी डेटा को आप किसी रेफरेंस पे कॉल करते हो ना, तो डेटा को स्टैटिकली बाइंड करके रख दिया जाता है। स्टैटिकली मतलब कंपाइल टाइम पे फिक्स हो गया कि डेटा का टाइप है बेस, तो बेस का ही कॉल होना है, बेस का ही एग्जीक्यूट होना है, ये फिक्स हो गया। कंपाइल टाइम पे फिक्स हो गया कि इसी का ही कॉल होना है, इसी का एग्जीक्यूट होना है। उसकी डायनेमिकली चेकिंग नहीं होगी, उसकी स्टैटिक चेकिंग होगी। इसको ऐसे समझ लो कि जैसे मान लो कि आप किसी शॉपिंग मॉल में जा रहे हो और गेट पे आपकी चेकिंग हो गई एक बार पहले। अब एक बार चेकिंग हो गई तो हो गई, और चेकिंग के टाइम पे मान लो आप पकड़े गए, आपने मास्क नहीं लगाया था, तो फिर आप ब्लैक लिस्टेड हो गए। अब आप नहीं जा सकते हो आगे। तो जो चीज पहले डिसाइड हो गई वो हो गई। तो सी का टाइप है बेस, और जब आप सी डॉट एक्स कॉल कर रहे हो तो बेस क्लास में जा रहा है एक्स को सर्च करने, क्या है, हाँ है, तो बस उसने उसी को कॉल करके उसी का एग्जीक्यूट करके, क्योंकि उसकी स्टैटिकली बाइंडिंग करके रख दी। अब वो रन टाइम पे नहीं चेक करने आ रहा है कि चाइल्ड में उसे ओवरराइड करा गया है, उसकी वैल्यू को हाइड करा गया है, फिर से रीराइट करा गया है, नहीं करा गया, ये चेक नहीं करने आ रहा है। आपने कहा सर क्यों नहीं चेक करने आ रहा है सर, ये क्या जादू हो गया? इस वाले में आ रहा है, इस वाले में तो आ रहा है, बाकी सबके केस में नहीं आ रहा है ना क्वेश्चन? बाकी शो के केस में तो आता है वो रन टाइम पे चेक करने, बाकी डिस्प्ले के केस में नहीं आता, उस एक्स वाले के केस में नहीं आता। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि कंपाइलर अपने बाइट ये कोड सर में क्योंकि कंपाइलर अपने बाइट कोड में कुछ इंस्ट्रक्शंस ऐड कर देता है, जिस इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पे वो डिसीजन लेता है। कंपाइलर अपने बाइट कोड में इंस्ट्रक्शन ऐड कर देता है, इन्वोक वर्चुअल, इन्वोक स्टैटिक, इन्वोक स्पेशल, ये 3 तरह के इंस्ट्रक्शंस कंपाइल टाइम पे कंपाइलर जो है जनरेट करता है। वो चेक करता है कि जो मेथड किस टाइप का है। मेथड नॉन स्टैटिक है तो उसको आगे इन्वोक वर्चुअल का इंस्ट्रक्शन जनरेट होता है, जिस इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पे जेवीएम भी डिसीजन लेता है। अब बाकी सारा चीज, यानी कि अगर हम नॉन स्टैटिक मेथड को छोड़ दें तो उसके आगे इन्वोक वर्चुअल का मतलब इंस्ट्रक्शन ऐड होता है, इसलिए वो रन टाइम पे आता है चेक करने कि चाइल्ड क्लास में है या नहीं, ओवरराइड है या नहीं, फिर उसको बाइंड करने के लिए मजबूर होता है या जो भी करना है करता है। लेकिन बाकी सारे केस में, जैसे स्टैटिक मेथड के केस में, वो इन्वोक स्टैटिक का इंस्ट्रक्शन जनरेट कर देता है। इन्वोक स्टैटिक इंस्ट्रक्शन को जेवीएम जब देखता है तो कहता है जी मुझे इससे मतलब ही नहीं है कि जी चाइल्ड में चेक करना है नहीं करना है, इन्वोक स्टैटिक है तो इसका मतलब ये कंपाइलर देखे भाई, है ना? जैसे कोई काम है कि बाबू भी काम करते, मैनेजर भी काम करते हैं, कहीं पे बड़े बाबू भी काम करते, मैनेजर भी काम करते हैं। अब अगर बड़े बाबू जी का काम है कि जी फॉर्म को भरवाना, और मैनेजर का काम है फॉर्म को प्रोसेस करना। अब कोई मैनेजर के पास फॉर्म को लेके चला गया, भरने वाले प्रोसेस को, उन्होंने कहा अरे अरे बड़े बाबू से पूछिए जाके कि क्या करना है नहीं करना है, उन्हीं से पूछिए भरिए, उन्हीं से भरवाइए। तो जेवीएम वही करता है, एक जेवीएम मैनेजर समझ लो और वो बड़े बाबू समझ लो कंपाइलर को। जब इन्वोक स्टैटिक इंस्ट्रक्शन जनरेट हो जाता है तो कंपाइलर चेक करता है
कंपाइलर सॉरी जेवीएम चेक करता है इन्वोक स्टैटिक है तो मतलब कंपाइलर के पास सारा कंट्रोल कंपाइलर देखे, कंपाइलर का हेडेक है। और कंपाइलर ने तो पहले से कॉल करके रखा हुआ है जी, जिसका कॉल होना है उसी का एग्जीक्यूट होना है। तो चूंकि सारी चीजों के केस में इन्वोक स्टैटिक इंस्टेंस जनरेट होता है, लेकिन नॉन स्टैटिक मेथड के केस में इन्वोक वर्चुअल इंस्टेंस जनरेट होता है, इसलिए नॉन स्टैटिक के केस में वो डायनेमिकली चेक करने आता है चाइल्ड में कि वो ओवरराइड हुआ है या नहीं, अगर है तो चला देता है, लेकिन स्टैटिक के केस में नहीं आता। इसीलिए कहते हैं स्टैटिक मेथड ओवरराइड नहीं होते, स्टैटिक की स्टैटिक बाइंडिंग हो जाती है, स्टैटिकली फिक्स हो जाती है मेथड किसका कॉल होना है किसका नहीं होना है। पहले क्या होता था, जब आप डेटा हाइडिंग करते थे चाइल्ड क्लास के डेटा को प्रेफरेंस मिलता था ना, क्यों मिलता था? क्योंकि चाइल्ड का ही ऑब्जेक्ट होता था, चाइल्ड का ही रेफरेंस होता था। लेकिन अब चाइल्ड का ऑब्जेक्ट है और पेरेंट का रेफरेंस है, तो रेफरेंस की टाइप को चेक करा उसने, रेफरेंस का टाइप है बेस, तो फिर उसने देखा भी कोई तुमको गड़बड़ है। अगर बेस टाइप का रेफरेंस है तो रेफरेंस का टाइप चेक करो और साथ में उसकी इंस्ट्रक्शन चेक करो, और इंस्ट्रक्शन को भी आप देख सकते हो यूजिंग जावा पी -c करके फ्लैग होता है, मैं आपको दिखा दूंगा। तो कंपाइलर कंपाइल टाइम पे जो इन्वोक स्टैटिक इंस्ट्रक्शन जनरेट करता है उसकी स्टैटिक बाइंडिंग होती है, इन्वोक वर्चुअल जो इंस्ट्रक्शन जनरेट करता है उसकी डायनामिक बाइंडिंग होती है। वो नॉन स्टैटिक मेथड के केस में इन्वोक वर्चुअल वाला होता है, स्टैटिक मेथड के केस में इन्वोक स्टैटिक होता है। इन्वोक स्पेशल भी एक सिचुएशन होता है, आगे बता दूंगा आपको। और बाकी डेटा के केस में इन्वोक स्टैटिक ही जनरेट होता है, इसलिए सारे डेटा स्टैटिकली ही बाइंड होते हैं। स्टैटिकली बाइंड मतलब कंपाइल टाइम पे डिसाइड हो जाते हैं। अरे यार ये न्यू कीवर्ड है, किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता है कब रन टाइम पे ना, लेकिन इसकी डिसीजन स्टैटिकली हो जाती है। इसीलिए कहते हैं न्यू कीवर्ड जब किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता तो रन टाइम पे है, लेकिन डिसीजन स्टैटिक लेता है, डिसीजन स्टैटिक लेता है। अब डिसीजन का मतलब है कि किसका कॉल होना है किसका एग्जीक्यूट होना है ये पहले से पता चल जाए। जैसे मुझे पता था कि ये सब बेस का ही कॉल होने वाला, बेस का ही रेफरेंस है। जैसे मैंने आपको आज आपको समझा दिया ना कि इस तरह की सिचुएशन जो होते हैं उसमें इस तरह की चीजें होती है ना कि जी इसी का ही चलना है, इसी का एग्जीक्यूट होना है। अच्छा बताओ, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाएगा तो चाइल्ड का कंसर्न चलेगा, हर चाइल्ड के कंसर्न के चलने पेरेंट का कंसर्न चलेगा, ये पढ़े हो ना आप। तो ये क्या है, स्टैटिकली तो फिक्स है, ये सारी चीजें फिक्स तो हैं। जो चीज पहले से फिक्स हो, हमें पता हो कि इसी का चलना है, इसी का एग्जीक्यूट होना है, दैट इज स्टैटिक बाइंडिंग। जिसमें हमें पता ही नहीं हो किसका कॉल होना है किसका एग्जीक्यूट होना है, दैट इज डायनेमिक बाइंडिंग, डायनेमिकली डिसाइड हो जाता है। तो सर हम कह सकते हैं कि अगर हमारा स्टैटिक मेथड हुआ, वो कोई भी अगर हमारा स्टैटिक मेथड पेरेंट में है तो पेरेंट का चल जाएगा, अदरवाइज हमारा जो स्टैटिक मेथड है वो नहीं होंगे तो हमारे चाइल्ड के ही चलेंगे। हाँ बिल्कुल सही बात। देखो अब बात है, ये सिचुएशन है। अब मैं अगर चाइल्ड का ये ऑब्जेक्ट बना दूं, चाइल्ड का ही रेफरेंस रख लूं, कल को चाइल्ड का ये ऑब्जेक्ट बना दूं, चाइल्ड का ही रेफरेंस रख लूं, अब कास्टिंग ना करूं, तो अब सब कुछ चाइल्ड का चलेगा, पेरेंट का कुछ भी नहीं चलेगा। ये तो बात है, यस सिचुएशनल बात है ना, ये पूरी बात समझिएगा। यही थोड़ी जावा ट्रिकी वाली है, यहाँ पे थोड़ा सा मतलब मेहनत की जरूरत है, यहाँ समझ की जरूरत है। अब वो मैं इंस्ट्रक्शन आपको दिखाऊंगा कैसे कैसे जनरेट होता है, इन्वोक स्टैटिक, इन्वोक वर्चुअल, इन्वोक प्राइवेट, जो भी होता है उसी के बेसिस पे ये डिसीजन लेता है, स्टैटिक बाइंडिंग डायनेमिक बाइंडिंग। नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लीजिए प्लीज, एक बार पूछिए, बार बार पूछिए, 3 बार पूछिए, 4 बार पूछिए। हम्म अब इसी प्रोग्राम में मैं आपको डायनेमिकली क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना सिखाता हूँ। इसी प्रोग्राम में किसी क्लास का ऑब्जेक्ट डायनेमिकली कैसे बनाते हैं, है ना, और किसी क्लास को डायनेमिकली लोड कैसे करते हैं। 2 तरह की लोडिंग होती है, स्टैटिक और डायनेमिक। क्या है क्लास लोडिंग, पढ़ा था या भूल गए? व्हाट इज क्लास लोडिंग, पढ़ा था या भूल गए क्लास लोडिंग? हाँ जी, क्लास लोडिंग भूल गए, याद है? यस सर याद है। क्या होता है क्लास लोडिंग और कितने टाइप का होता है और कौन सर करता है? क्लास लोडिंग सर हमारा ये जेवीएम करता है, सॉरी सर,
क्लास लोडिंग सर दो टाइप के होते हैं, एक स्टैटिक और एक डायनेमिक। एंड सर स्टैटिक क्लास लोडिंग में क्या होता है सर, पहले डिसीजन हो जाता है कि कौन सा क्लास लोड होना है। वेरी गुड। एंड डायनेमिक क्लास लोडिंग में सर रन टाइम पे डिसीजन होता है। और सर हम लोग डायनेमिक क्लास लोडिंग दो तरीके से कर सकते हैं, या तो सर कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट के थ्रू, या सर हम स्कैनर से सर कर सकते हैं। ना ना ना, ये ना, रन ना। टाइम होती पे क्या होता है है क्लास लोडिंग, पहले ये बताइए, व्हाट इज क्लास लोडिंग? सर। क्लास लोडिंग इज द प्रोसेस इन विच JVM लोड द क्लास। क्लास लोडिंग इज अ प्रोसेस in which storing the class specific information into the memory. जब JVM अपनी क्लास की इंफॉर्मेशन को मेमोरी में स्टोर करता है, दैट इज कॉल्ड क्लास लोडिंग। क्लास लोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग द क्लास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इनटू द मेमोरी। कि क्लास में डेटा कितना है, मेथड कितना है, फील्ड कितना है, ये JVM करता है क्लास लोडिंग, और क्लास लोडर के बेसिस पे। स्टैटिक लोडिंग तो बाय डिफॉल्ट होता है, जब एक क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरे क्लास में बनाते हो, जब एक क्लास को दूसरे क्लास में इनहेरिट करते हो, तो स्टैटिक लोडिंग होती है। आप वो वाली क्लास जरूर देखिएगा जो मैंने बताया है लोडिंग वाली। लेकिन डायनेमिक लोडिंग करने के लिए जावा में क्लास नाम की क्लास होती है, और क्लास का स्टैटिक मेथड होता है फॉर नेम। समझ में आई बात? फॉर नेम से होता है डायनेमिक लोडिंग। और इसमें लिख दिया मैंने SS0, यानी कि आप जिस क्लास को लोड करना चाहते हो रन टाइम पे उसका नाम बता दीजिए। तो इन जावा देयर इज अ क्लास हुज नेम इज क्लास, एंड क्लास हैविंग अ मेथड दैट इज फॉर नेम। फॉर नेम मेथड के थ्रू आप डायनेमिक लोडिंग कर सकते हो। तो फिर डायनेमिकली लोडिंग फॉर नेम मेथड करता है क्लास का। अब ये एक एक्सेप्शन थ्रो करता है, इसलिए मैं ट्राई कैच लिख रहा हूँ, ठीक है। अब ट्राई कैच आप पढ़ोगे तभी पता चलेगा क्या होता है, ठीक है। तो मैंने ये कोड लिख दिया, क्लास C इज इक्वल टू C.forName। मतलब जी मुझे किस क्लास को रन टाइम पे लोड करना है मुझे नहीं पता, जिस क्लास को रन टाइम पे लोड करना है उसका नाम रन टाइम पे बता दूंगा, और उसकी उसकी लोडिंग हो जाएगी, उसके लिए क्लास का ऑब्जेक्ट बन के आ जाएगा। और जिसका ये टॉपिक छूटा हुआ है तो वो 7.5 वाले बैच में ही वो रिकवर कर सकता है, मैंने आपको बताया। और फिर क्लास का ही मेथड है न्यू इंस्टेंस। ये रन टाइम पे किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता है। न्यू किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता तो रन टाइम पे है, लेकिन डिसीजन स्टैटिक ले लेता है, और डायनेमिकली अगर डिसीजन लेना है तो ये न्यू इंस्टेंस से होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पता ही नहीं है कि किसका ऑब्जेक्ट बनना है। ये जो कोड लिख रहे हो 1,01,174 करोड़ रुपए की चीज है। भाई यार बहुत कम बोल दिया मैंने, मतलब इसकी तुलना ही नहीं करी जा सकती, कितनी इंपॉर्टेंट चीज है ये। इसकी आप मतलब कह सकते हो कि कंपैरिजन नहीं कर सकते हो। ये मतलब समझ लो कि प्राइसलेस कंसेप्ट है, ये प्राइसलेस कंसेप्ट। ये लोडिंग और बाइंडिंग ये एक साथ पढ़ रहे हो आप। जावा का एकदम बैकबोन, रीढ़ की हड्डी है ये। ये समझ लो कि ये आ गया तो आपको पूरी जावा के इंटरनल चीजें समझ में आ गई, ये कैसे कैसे जावा बना हुआ है, कैसे कैसे वो वर्क करता है कोई चीज। समझ रहे हो? बोलिए। हाँ सर। तो इन जावा सर देयर इज फिर भी क्लास हुज नेम इज क्लास। सर हाँ जी, हाँ। सर यहाँ पे समझ नहीं आया, बेस C इक्वल टू बेस C1 डॉट न्यू इंस्टेंस। ऊपर वाली लाइन समझ में आ गई, क्लास डॉट फॉर नेम वाली? यस सर। तो भाई जो क्लास रन टाइम पे लोड होगी जीरो पोजीशन से कमांड लाइन से थ्रू, उसका क्लास का ऑब्जेक्ट हमारे C1 वेरिएबल में आ गया। और क्लास का एक मेथड होता है न्यू इंस्टेंस, जो लोड रन टाइम पे क्लास होगी उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब ऑब्जेक्ट किसी का भी बने, चाहे चाइल्ड का बने, बी का बने, सी का बने, डी का बने, मैंने उसको टाइपकास्ट कर दिया बेस में, और इसलिए ऐसा कर दिया। और बल्कि बेस न करके ऑब्जेक्ट भी कर सकता था, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अपने कोड में या तो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाने वाला हूँ या तो बेस का ऑब्जेक्ट बनाने वाला हूँ। तो अगर चाइल्ड का भी ऑब्जेक्ट होगा तब भी बेस में होल्ड हो जाएगा, और बेस का ऑब्जेक्ट होगा तब भी बेस में होल्ड हो जाएगा, इसलिए मैंने उसको बेस में टाइपकास्ट कर दिया। बताइए। बोलो भाई। यस सर, क्लियर है। हाँ सर, फिर भी सर एक बार रिपीट करना सर, हमको वीडियो देख के प्रैक्टिस करना सर, तभी ये कंफर्म हो सकता है सर।
हाँ वो वाला देखना यस पड़ेगा सर। आपको, और एक बार आप देखिएगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर मैं 7:30 वाले बैच में एक बार फिर से बताऊंगा इसे, ठीक है। लेकिन ये कंसेप्ट ठीक है मतलब बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर आप किसी क्लास को नहीं दोगे रन टाइम पे ना कमांड लाइन से, तो एक्सेप्शन आ जाएगा। अब अगर मान लो कमांड लाइन से मैंने दे दिया यहाँ बेस, तो अब ये क्या होगा, सब कुछ बेस का चलेगा, शो ऑफ बेस, डिस्प्ले ऑफ बेस, सब कुछ बेस का चलेगा। ये बेस का ऑब्जेक्ट बना, बेस का रेफरेंस वेरिएबल है। अब मैंने क्या करा, यहाँ से भेज दिया चाइल्ड, ठीक है। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। वहाँ पे ऑप्शन आता है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट बना किसका, लिया स्क्रीनशॉट, हाँ। तो अब ऑब्जेक्ट बना क्या, बेस का। सही, ऑब्जेक्ट अब लोड हुआ कौन सी क्लास, चाइल्ड। तो लोड हुआ किसका, चाइल्ड क्लास, लेकिन रेफरेंस वेरिएबल किसका है, बेस का। तो सब कुछ चला बेस का, लेकिन ओनली चला शो ऑफ चाइल्ड, क्यों, क्योंकि वो उसका बाइंडिंग डायनेमिकली हो। तो इस तरह से प्लीज इसे चलाइए आप लोग। ये है आपकी स्टैटिक बाइंडिंग, स्टैटिक लोडिंग, मतलब जो भी चीजें हो सकती थी इसमें, लोडिंग बाइंडिंग दोनों का प्रोग्राम है। स्टैटिक बाइंडिंग, डायनेमिक बाइंडिंग, स्टैटिक लोडिंग, डायनेमिक लोडिंग। अच्छा, रही बात उस वाली कहानी की जो मैं आपसे बता रहा था, वो मैं आपको बताता हूँ, देखो वो भी साथ ही साथ देख लो आप। कुछ कुछ हमें वो नहीं छोड़ना नहीं है, सब कुछ कवर करके चलना है, कुछ नहीं छोड़ना है, सब कवर कर लेना है। ये देखिए, हमें अभी मैं बात कर रहा था ना कि इन्वोक स्टैटिक, इन्वोक वर्चुअल, इस तरह के इंस्ट्रक्शन जनरेट होते हैं ना, ठीक है। तो जैसे ये नॉन स्टैटिक मेथड है, ये स्टैटिक मेथड है, ठीक है। नीचे एक चाइल्ड क्लास मान लीजिए हमने क्रिएट किया, क्लास, इसका नाम रख दिया चाइल्ड, ठीक है। और चाइल्ड क्लास में मैंने क्या कर दिया, एक्सटेंड्स कर दिया जी बेस को, बेस को एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। अब यार मैंने स्क्रीन शेयर बहुत लेट आ रहे हैं। स्क्रीन लेट आ रही है, बहुत ज़्यादा लेट या थोड़ा लेट,